नमस्कार, सात रंग में आपका स्वागत है। आज की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं देश की, साहित्य जगत की, राजनीति की, इन तमाम सवालों पर आज हम बात करेंगे जाने माने कवि, लेखक और लंबे समय से संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रहे मदन कश्यप जी से। मदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल क्या लिखाई पढ़ाई चल रही है मदन जी? हाँ, ये सबसे कठिन सवाल होता है, जो सबसे साधारण होता है ना जी। यही प्रश्न सबसे कठिन भी होता है। बहुत कुछ नहीं हो रहा है। आपको पता है कि मैं पिछले दिनों तक काफ़ी दिनों तक कुछ लिख पढ़ नहीं पा रहा था, और बहुत दिनों के बाद आप आए थे तो एक बार एक कविता लिखी थी। तो इधर एक अच्छी बात ये हुई है कि थोड़ा बहुत लिखना शुरू हुआ है। कुछ कविताएं भी फिर से शुरू हुई है, तो उस पर तो ऐसे भी कोई नियंत्रण नहीं होता है। आप लिख पाएंगे तो लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। और गद्य तो आदमी कोशिश भी करता है, तो कोशिशें भी कुछ सफल हो रही है। हालांकि अभी इतना ज़्यादा कुछ काफ़ी लंबे समय तक कम लिखने या न लिखने के कारण जो परिस्थितियां बनी है, उसमें इतना कुछ बाकी रह गया है कि अब बहुत खुश होकर नहीं कह सकता कि हाँ मैं लिख रहा हूँ, लेकिन शुरुआत हो गई है तो निश्चित रूप से आगे। चलिए, निश्चित रूप से हम अब फिलहाल जो आपने ताज़ा लिखा है वो तो हम सुनेंगे आपसे। अभी जो मौजूदा स्थिति चल रही है देश की, खासतौर से राजनीति की चर्चा थोड़ी सी कर लें, क्योंकि पिछले एक दशक में जो स्थितियां बदली हैं उसमें संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में भी काफ़ी एक उदासीनता का माहौल देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा जो एक दशक गुजरा, वो रचनात्मक दृष्टि से कितना नुकसान देगा? ये बहुत ही संकट का रहा है। कई कारण इसके संकट के हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाए कि एक दक्षिणपंथी सरकार है जो प्रायः सृजन विरोधी होती है, दुनिया में जहाँ भी है वहाँ पर ऐसा है, तो उसके कारण से नहीं कह रहा हूँ। ये सरकार तो अटल जी वाली भी थी जी, तब भी कुछ मुश्किलें थी। उस समय के शिक्षा मंत्री और भी सांप्रदायिकता को एक एजेंडा की तरह शिक्षा में और संस्कृति में घुसाना चाहते थे, तो वो तब वो, लेकिन इतनी बुरी हालत नहीं थी। दक्षिणपंथ की विचारधारा के साथ ये जो सरकार काम कर रही है ना, उसकी एकमात्र विचारधारा है झूठ। यानी दक्षिणपंथी मूल्यों पर भी ये सरकार नहीं है, उस पर भी नहीं है। एक तरह से गिरोह बनाकर, और कहा जाए कि बहुत अभद्र और अशालीन गिरोहबंदियों के बीच में, जहाँ किसी विचारधारा का, किसी तरह की प्रतिबद्धता का, किसी तरह की जीवन दृष्टि का, जीवन मूल्य का, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं। एक ही चीज़ मुझे पता है कि हम शासक बन गए हैं और हम बने रहेंगे, हमें लड़ना है। अब देखिए कि ये सरकार 24 घंटे पूरे वर्ष, 5 वर्ष में चुनाव नहीं होता है, इलेक्शन मोड में रहती है। सिर्फ चुनाव 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 की तैयारी में लगी रहती है। इस सरकार का काम यही है कि चुनकर आओ और फिर चुनाव की तैयारी करो। दूसरी चीज़ ये हुई कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, और जो ये अच्छा भी हो सकता था, लेकिन कोई अच्छी चीज़ भी जब बुरे तरीके से किया जाए तो कितना बुरा हो जाता है, इसका उदाहरण है। जो उसे इतना पैसा आया, तो एक पार्टी के पास जब इतना ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो लोकतंत्र को बचाना संभव नहीं होगा। लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि विपक्ष भी मजबूत हो, पार्टियों में समानता हो, धन की दृष्टि से भी, मानव शक्ति की दृष्टि से भी, कैडर की दृष्टि से भी थोड़ा आगे पीछे ज़्यादा कम हो, ज़्यादा होगा तभी तो सत्ता पक्ष बनेगा। लेकिन इतना नहीं हो कि किसी को ध्वस्त कर दें। मैंने पहले ही शुरू में ही जब ये सरकार आई थी तो इस संदेह को देखते हुए फिर लोकतंत्र एक कविता लिखी थी। तो है कि एक आप, ये ऐसे लोग तो बहुत कम होते हैं दुनिया में जो अपने मूल्यों के साथ रहे और किसी भी कीमत पर न बिके। नहीं तो परिस्थिति है कि मध्यवर्ग से आया हुआ पूरा का पूरा जो राजनीतिक समाज है, राजनीतिक नेता है, तमाम चीज़ें बिक जाते हैं, और इतना पैसा दिया जाता है कि उनको लगता है कि बिक जाना ही बेहतर है। अब किसी को दिया जाए कि आप ठीक है, तुम चुनाव में अपना विड्रॉ करो, हमारा अनकंटेस्टेड होगा, हम 50 करोड़ देते हैं। 50 करोड़ जब आप देंगे तो सोचेगा अच्छा है भाई,
परेशान होना, इलेक्शन लड़ना, पैसा खर्च करना, तब भी उम्मीद भी नहीं है कि जीतेंगे कि क्या होगा। चलो ले लो, पूरा कई पीढ़ियों का जीवन संवर गया। तो अभी जो हाल फिलहाल में जो सूरत इंदौर हाँ, वो सब वाली जो इसी प्रकरण है, तरह से हो रहा है। उसके पहले भी जो महाराष्ट्र में सरकार जिस तरह से गिराई गई, तो सब कहा भी, वहाँ के लोगों ने कहा भी कि पैसे का क्या। तो होता क्या है कि 30 करोड़ रुपया, 40 करोड़ रुपया अगर आप देंगे तो फिर कोई भी बिकेगा। तो किसी भी तरह का लोकतंत्र का कोई मतलब ही तब नहीं रह जाएगा, तब लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये हो गया है। और दूसरी तरफ है कि इतना पैसा देंगे तो इतना पैसा आएगा कैसे जी, किसी नैतिक रास्ते से तो आएगा नहीं। तो देश को, समाज को, लोगों को, नागरिकों को खतरे में डाल करके ही आएगा पैसा। जैसे वो कोविड के समय में वो पीएम फंड जो था, हाँ, वो पीएम फंड तो अलग था, और वो जो कंपनी जिसने बनाई थी कोविशील्ड, क्या नाम है उसका? कोविशील्ड, और एक और बनाई थी। हाँ, वो तो सरकारी थी, लेकिन कोविशील्ड वालों से भी सुना कि कितना 500 करोड़ 10 करोड़ कुछ रुपए उससे चंदा लिया गया। और अब ये प्रमाणित हो रहा है कि उसने जो दवा बनाई है उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उस पर हार्ट और ब्रेन पर खतरे की संभावना। और काफ़ी लोग, आपने देखा हार्ट अटैक से बहुत लोग मरे कोविड के बाद। कोविड से ठीक हो गए और मरे। तब लोगों को लग रहा था कि शायद कोविड का साइड इफेक्ट है, लेकिन अब रिसर्च से पता चल रहा है, उसने स्वीकार भी किया कंपनी ने कि हाँ, कि ये इसके कारण है, कि इसके कारण लोग मर रहे हैं। बताइए कितना बड़ा जीवन से तो वही करें, खेला है। पूरी तरह से जांच पड़ताल किए बगैर आपने उसको चला दिया और अरबों रुपए आपने उसको दे दिए सरकारी, उसके लिए दवा खरीद के लोगों को लगा दिया। श्रेय आपने ले लिया कि हमने तो मुफ्त वैक्सीनेशन किया पूरे देश को। और देश से तो आप बच जाएंगे, क्योंकि देश की तो परिस्थिति यह है कि इसमें इतनी ताकत नहीं है लोगों में कि आप पर इतने मुकदमे करें, कुछ भी करें। लेकिन विदेशों को जो आपने बेचा है, वहाँ से कई देश इस पर आपत्ति कर रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर गरीब देश हैं, वो कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इस केस के जाने के खतरे बन गए। तो ये हुआ है। ये अजीब स्थिति है, जो विराट झूठ रचना, झूठ बोलने की, हमेशा कहते हैं कि भाई झूठ की एक सीमा होती है, लेकिन पहली बार पता है झूठ की कोई सीमा नहीं होती है। नहीं, जैसे सच की सीमा होती है। अर्थव्यवस्था की जहाँ तक बात ये लोग करते हैं कि हमने अर्थव्यवस्था में इतनी ऊंची छलांग लगाई और क्या किया, तो इससे आम लोगों को क्या फर्क? पहली बात तो यह है कि अर्थव्यवस्था की आपकी हालत यह है कि ये उधार की अर्थव्यवस्था है। अभी जो विदेशी रिसर्च वगैरह में आया कि 2028 तक आते आते लगभग 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो सकती है भारत की। तो लेकिन उतना ही कर्ज हो, तो फिर वो काहे की, तो फिर उसका कुछ मतलब नहीं हुआ। दूसरी बात है कि मतलब ये हुआ कि फिर भी पैसा तो आएगा, तो किसके पास आएगा? असमानता बढ़ रही है, और इतनी असमानता नहीं होनी चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। गरीबी लगातार बढ़ रही है, गरीब नीचे से झूठ बोलना है, आंकड़े गलत दिए जा रहे हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। क्या निकाला आपने? गरीबी रेखा का प्रतिमान ही घटा देते हैं आप आंकड़े बनवाते हैं हमने इतना इलेक्ट्रिफिकेशन किया। तो दो झूठ होता है, एक तो यह है कि पहले जो किया है उसको आप इसी में शामिल कर लेते हैं, पहले कुछ नहीं किया। तो कहते ही हैं कि पहले 5-70 वर्ष में कांग्रेस की और सरकारों ने, बाकी सरकारों ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। भारत में जो कुछ भी किया है, और ये अवधारणा तक इनके साथ तो ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो मानते हैं कि 14 में ही असली आज़ादी आई। तो उस स्थिति में तो पहले गाँव में का विद्युतीकरण कितना हुआ इसको ख़त्म कर देना हिसाब, और जितना हुआ वो सब हमने किया है। ये पहले का बताते तब तो होता ना कि आपका कितना कम है, और उतना ही नहीं है, जितना हुआ नहीं है वो बताया जा रहा है कि हो गया। रिपोर्ट बनाने वाले अधिकारी परेशान होकर कैसे रिपोर्ट बनाते हैं? क्या कहा जाता है कि भाई मान लीजिए कि गाँवों में है, तो कहा कि भाई इतने गाँवों में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, बाकी तो कहा कि नहीं इतना कम कैसे लिखोगे, इतना ज़्यादा लिखोगे, तो कैसे लिखता है? बहुत मुश्किल है वो। तो लिखता है इतने में होने की सूचना मिली है, कहाँ से मिली है वो कुछ पता नहीं है। ऐसी रिपोर्ट बनती है और उसी रिपोर्ट के आधार पर रखा जाता है। अब हालत ये है कि जिस रिपोर्ट के आधार पर
स्वयं प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेवार पद के आदमी और उन तमाम जो आरोप कांग्रेस की सरकार में लगे, 2G घोटाला, कोयला घोटाला वगैरह, सारे कोर्ट से जब प्रमाणित हुआ कि वो घोटाला नहीं है, नहीं हुआ था, विनोद राय जैसे CAG को ये कहना पड़ा उस समय कि हमने आकलन में गलती की थी, तो मामला तो खत्म हो गया। लेकिन वो उसको कोर्ट करते हैं चुनाव में जनता के बीच में कि ये सब घोटालेबाज है, उसके आधार पर। तो आप पर तो उससे ज़्यादा बड़ा जेनोसाइड का, हत्या का आरोप था 2002 का, लेकिन आप कोर्ट से बरी हो गए तो कहते हैं कि हम तो ठीक बरी हो गए, और वो हुआ तब भी आप उसकी चर्चा करते हैं। तो ये तो इस सरकार का या फिर इस पार्टी का, या कुछ इस पार्टी के जो 2-4 नेता, जो 2 नेता खास तौर से जो दिखते हैं, ये ओवरऑल उनके कैरेक्टर का ये पूरा का पूरा 3-4 लोग ऐसे। वही मैंने कहा ना कि ये सरकार सिर्फ दक्षिणपंथी सरकार नहीं है। अगर गडकरी प्राइम मिनिस्टर होते, अगर राजनाथ सिंह प्राइम मिनिस्टर होते मान लीजिए, तो एक दक्षिणपंथी सरकार होती। उन दक्षिणपंथी मूल्यों पर, हिंदुत्व के मूल्य जो उनके मूल्य हैं, हम उसके विरुद्ध होते, लेकिन वो उन अपने मूल्यों पर होती। अभी जो सरकार है वो उन मूल्यों पर भी नहीं है, उन्हें उससे भी कुछ लेना देना नहीं है, देश से कुछ लेना देना नहीं है, देश के भविष्य से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं तो ऐसे झूठ बोलने में सवाल नहीं, गलती पता नहीं कैसा होता है कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो लोगों का पैसा, तुम लोगों का घर का मंगलसूत्र ले लेगी, सब कुछ कर देंगे, और सब बांटेंगे किसको? तो अल्पसंख्यकों को, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले को। बताइए। ये एक लैंग्वेज, प्रधानमंत्री का लैंग्वेज, घृणा का, ये प्रधानमंत्री की भाषा है। और आप बताइए कि कहा जो है मैनिफेस्टो में वो ये है, और उसका अर्थ साफ साफ है। राहुल गांधी तो वो कहते हैं कि हम अडानी अंबानी की संपत्ति की जांच करेंगे और पैसे वसूली करेंगे हम, और वो बांटेंगे, वो देंगे। लेकिन उनको तो लगता है कि अडानी ही देश है, तो जो अडानी का पैसा छीनेगा वो असल लूटेगा, वो असल में देश का लूटेगा। वो अडानी को ही देश मानते हैं, उससे अलग कोई देश नहीं है। ये है कि प्रधानमंत्री की देशभक्ति अडानी भक्ति से अलग कहाँ है, इसको खोजने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। कम से कम उनकी गतिविधियों से, चीज़ों से पता तो नहीं चलता है। तो ये जो पिछली बार अगर आप देखें 2019 के इलेक्शन की बात करें, तो 2019 में एक विरोध की आवाज़ थोड़ी तेज़ उठी थी, खास तौर से रचना कर्मियों, संस्कृति कर्मियों, लेखकों की ओर से एक आवाज़ उठी थी। बाद में वो टुकड़े टुकड़े गैंग और तमाम तरह के उसके नाम दिया गया। इस बार इतनी खामोशी क्यों लगती है? नहीं, खामोशी सांगठनिक रूप से अब आवाज़ नहीं है, ये बात सही है। उसका कारण होता है, ये भी तो मध्य वर्ग से आए हुए लोग होते हैं, लेखक की अपनी मुश्किलें हैं, इस पर कोई बात करेंगे। लेकिन अभी हमारी वह बात जो हो रही थी, तो आपने ठीक कहा। तो 19 में एक तो कांग्रेस, 19 में कोई बेहतर विकल्प भी नहीं था, कांग्रेस ही विकल्प है। और कांग्रेस के पास कोई अलग से कोई ऐसी दृष्टि, कोई ऐसा विज़न नहीं था जो अभी है। यात्रा में ने जो राहुल गांधी का पूरा जो एक तरह से कायांतरण हुआ है, और उनमें जो वैचारिक चेतना उनका जो है, उसका एक विस्तार हुआ है, वो उसके बाद से का कांग्रेस है। वो उसके पहले का कांग्रेस था, जिसमें वो उनके नारे भी बहुत सस्ते थे, वो भी छिछले थे। चौकीदार चोर है, कोई नारा नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि पुलवामा को सरकार ने कैसे अपने पक्ष में उसका इस्तेमाल किया, वो भाषा की ताकत उनके पास थी। आपके पास इतनी ताकत भी नहीं थी कि एक सबसे बड़ा प्रश्न यह बना दे कि पुलवामा जैसा कांड अगर हो गया और इतने RDX एक कार में आ गए हमारे देश में, तो ये तो देश की सुरक्षा का प्रश्न है। सुरक्षा के प्रश्न, आप सुरक्षा के प्रश्न नहीं उठा पाए कि एक अक्षम और कमज़ोर आदमी के हाथों में सरकार है, जहाँ देश इतना असुरक्षित है कि कोई कार में टनों एक्सप्लोसिव लाद कर ले आएगा और उसका विस्फोट कर देगा, और उसको नहीं रोका जाएगा। तो ये है। और आज भी देखिए, 5 साल तो हो गए, जांच बिठाई गई थी। आज इतना ये तो कहते हैं कि हमने पुलवामा किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, घुस कर मारा, सब कुछ ठीक है, लेकिन पुलवामा में सुरक्षा की चूक कहाँ से हुई थी? इसके लिए जो जांच समिति बनाएगी, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं देती? यह एकमात्र सरकार है इस दुनिया में ऐसी है जो 10 वर्ष
शासन करने के बाद एक ढेले के अपने कार्यक्रम के बारे में नहीं बात करती है, विपक्ष के विरोध में सिर्फ बात करती है। रोज भाषण में कांग्रेस में ये गलत है, उसके आप उसके ही घोषणा पत्र पर बात करते हैं, उसमें ये कमी है। जो झूठ बता दे, झूठ भी हो या सच भी हो, पहले आप तो बताइए कि आपको क्या करना है। आप उससे मांग रहे हैं, आज भी भाषण दे रहे थे कि कांग्रेस दे आरक्षण की गारंटी कि वो आरक्षण लेकर मुसलमानों को तो नहीं दे, पिछड़ों का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को कांग्रेस दे देगी, नहीं देगी, इसकी गारंटी हो ले। कांग्रेस ने तो कहा है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, वो तो लगातार कह रही है। संख्या के हिसाब से आरक्षण को बढ़ाएंगे। आप इस पर बोलिए ना कि क्या आप इसको स्वीकार करेंगे, क्या आप बढ़ाना चाहते हैं? तो नहीं, इस पर नहीं बोले, तो नहीं बोले। कुछ भी बोलना है और वो जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन उनकी जेब का है, तो कोई हेट स्पीच नहीं बोले, कुछ भी बोले, सांप्रदायिक धर्म का ऐसा इस्तेमाल। अब आप बताइए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री जब जाता है सभा में, और जाहिर है कि उसको कोई जानता भी नहीं है, मुख्यमंत्री बन गए वो राजस्थान वाले, तो लोग भागने लगते हैं, तो कहता है कि तुम असल हिंदू हो तो बैठो, महादेव की कसम। हाँ, यह तो है चुनाव की भाषा। वही तो क्या चुनावी मीटिंग में आप लोगों को महादेव की कसम दिलाएंगे? तो कल को आप ये भी कहेंगे कि श्री राम की कसम खाओ, हमें वोट दोगे। यह जो हो रहा है, ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनएथिकल, अनैतिक, सिर्फ गैर संवैधानिक ही नहीं है। जो मतलब मनुष्य के द्वारा के लिए निर्धारित जो सामान्य नैतिकता है, उसके भी विरुद्ध है। ये जो सब हो रहा है, इतना बड़ा मतलब वो जो शास्त्री जी की पंक्ति याद आती है कि लाज लजाती जिसकी कृति से धृति उपदेशक वह है। तो यह जो उपदेशक उपदेश देते रहते हैं, ये असल में इनकी कृति ऐसी है कि लज्जा को भी लज्जा आ जाए। तो वो परिस्थिति है। तो ये जो स्थिति अभी इतनी गंभीर, जैसे आप हम सब लोग देख रहे हैं, ये गंभीर स्थिति यानी 19 के मुकाबले 24 आते आते वो निरंतर गंभीर से गंभीर हुई है, ये तो हुई ही है। तो अब जो अभी जो शुरुआत के 2 फेज़ चुनाव के गुजरे हैं, उसका जो संकेत आपको दिखता है वो क्या दिखता है? नहीं, वो तो बहुत सकारात्मक। देखिए, सवाल ये है कि चुनाव तो विपक्ष लड़ ही नहीं रहा है। इंडिया गठबंधन भले बना लिया हो, गठबंधन भी जहाँ तहाँ टूट फूट भी है, लेकिन मतलब ममता बनर्जी भी गठबंधन में सो कॉल्ड है, लेकिन पता नहीं क्या है। लेकिन क्या करना चाहती है वो, बहुत संदेह होता है उनको लेकर के, क्योंकि जितने घपले उन्होंने वास्तव में किए हैं, वो नकली पकड़ा गया है वो अलग बात है, तो जिसने नहीं किया है। अब बताइए, हेमंत सोरेन तो पूछ रहे हैं कि वो ज़मीन कहाँ है जहाँ जो हमने चुराई है, दिखाओ तो, कोई कागज़ तो दिखाओ कि मेरे नाम पर हमने ज़मीन ले ली है। हमारे यहाँ तो ट्रांसफरेबल, वहाँ छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट में आदिवासियों की ज़मीन ट्रांसफरेबल नहीं है। वो ट्रांसफ़र होने के लिए, इसलिए वहाँ का जो जिलाधिकारी होता है, जिसे हम लोग डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहाँ पर वो डीसी होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है, क्योंकि उसका कोर्ट चलता है, और कोर्ट उसी टेनेंसी एक्ट्स के हिसाब के लिए चलता है कि उसका अनुपालन हो, और वहाँ से परमिशन लेकर ही कोई रजिस्ट्री हो सकती है। तो उस स्थिति में वहाँ कैसे हो सकता है? तो किसी ने कहा कि ये शिबू सोरेन का है, तो आपने उस पर केस कर दिया। ये तो अजीब बात है। तो कोई कल कह दे कि कहीं से कोई आपराधिक चीज़ मिल जाए, कोई है तो कोई कह दे, मान लीजिए कि कहीं कोई किसी को मिलता है कि एक राइफल या एक कोई बड़ा हथियार पड़ा हुआ है, घातक है, और वो हाथ में उठा ले, पूछे कि भाई ये कहाँ से है, तो उसको वो कहते कि ये तो मदन कश्यप है, एक कवि हिंदी का, उन्हीं का है, तो मुझको गिरफ्तार कर ले, क्योंकि उसने कहा है। जिससे लिया है आपने उसको नहीं पकड़ रहे, वो मुझको पकड़ रहे, क्योंकि वो उसने कहा है, और जो कहा है उनको अपना आदमी तो हो जाएगा। एक जब जालियांवाला बाग कांड को याद करें, तो रोलेट एक्ट उस वक्त बना था कि आप शक के आधार पे या किसी भी आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हो। तो वैसा ही है ना, ईडी को तो इसीलिए है ना, ईडी को बनाया इसलिए गया था कि हवाला के कांड के कारण जो बहुत सारे पैसे, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मसला है, इस पर अगर उसको थोड़ा अधिक अधिकार नहीं दिया जाए तो इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो तो ऐसे केस में आ रहा है,
क्योंकि जहाँ सीबीआई आएगी तो सीबीआई के पास कोई प्रूफ नहीं होगा तो जमानत मिल जाएगी। इसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा तब भी जमानत नहीं मिलेगी, क्योंकि जमानत तब तक लटका सकता है जब तक ये खुद कह न दे कि हाँ इसमें हम दे सकते तब तक देंगे नहीं। कानून में ये बना हुआ है। तो आप देखते नहीं कि ईडी के केस में कोर्ट एक तरफ जमानत नहीं देता है तो लोग सोचते हैं कुछ तो गलती होगी तो इसलिए नहीं देता। सच्चाई ये है कि कोर्ट यहाँ तक कहता है कि इसमें कोई मेरिट नहीं है इस केस में, और इसकी सुनवाई होगी तो ये 2 घंटे में केस खत्म हो जाए, लेकिन वो सुनवाई होगी तब ना। कोर्ट को अधिकार नहीं है आपने ईडी के केस में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया है। तो कानून ऐसे बना ही दिए गए हैं। उसका विस्तार सुना है कि जो नए कानून बनाए गए हैं उसमें ये भी होगा कि किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वो परिस्थितियां तो आने वाली है इस देश में। तो जैसे विपक्ष ने जब एक आकार लेना शुरू किया इंडिया गठबंधन के रूप में, तो अभी भी लोगों के मन में बहुत सारे संदेह है कि पता नहीं, अभी भी कोई विकल्प नहीं है, मोदी का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो स्थितियां बदली हैं, तो क्या लगता है कि लोग अब ये सोचने लगे हैं कि नहीं भाई, अब हमें मोदी को किसी भी तरह 2-3 चीज़ें देखिए जी। बुरी चीज़ों का कोई विकल्प होता है, उसका विकल्प का क्या मतलब? सबसे बड़ी बात है कि कुछ मिथ हमारे यहाँ गढ़ लिए गए हैं। एक तो शक्तिशाली प्रधानमंत्री, ये बहुत ही गलत बात है। एक मैं बार बार कहता हूँ कि एक लोकतंत्र में लोकतंत्र की संस्थाओं को मजबूत होना चाहिए, व्यक्ति को नहीं। प्रधानमंत्री मजबूत होने का मतलब लोकतंत्र का कमज़ोर होना। तो लोकतंत्र की संस्था तो कमज़ोर हो गई ना। आप इस भ्रम में पड़े हुए हैं। राजशाही में होता, अगर राजतंत्र होता, राजा होता तो शक्तिशाली होना चाहिए। राजा जितना शक्तिशाली होगा देश उतना सुरक्षित रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री शक्तिशाली होगा तो लोकतंत्र ध्वस्त होगा, वो तो राजा हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री इस देश में कोई भी प्रधानमंत्री हो, इंदिरा गांधी भी शक्तिशाली हो गई थी तो गलत था। हम लोग नारा लगाते थे ना भाई, इंदिरा डाउन डाउन इंदिरा ऑटोक्रेसी, तो वो भी गलत था। तो लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि उसकी जो संस्थाएं हैं वो मजबूत हो, संसद मजबूत हो, सीवीसी मजबूत हो, इलेक्शन कमीशन मजबूत हो, ये सब जो कोर्ट मजबूत हो, सब अपनी संस्थाएं अपने अपने जो उसके दायित्व में काम करें, तब लोकतंत्र मजबूत होता है। ऐसा नहीं हो कि प्रधानमंत्री मजबूत हो इस तरह की बाकी सब कुछ खत्म हो जाए। तो पहली बात तो यह अवधारणा ही गलत है। दूसरी बात यह है कि विकल्प कहाँ से बनता है? संघर्ष के बीच से आता है। कांग्रेस ने पहले 5 साल जो विकल्प दिया था राहुल गांधी को, संघर्ष के बीच से नहीं आए थे, वो विरासत से आए थे, पारिवारिक विरासत उनका नहीं था, तो विफल थे वो। लेकिन पदयात्रा के बाद वो कहते हैं ना कि बोझा उठाने से ज्ञान बढ़ता है, तो पदयात्रा ने राहुल गांधी के ज्ञान का भी विस्तार किया, संवेदना का भी विस्तार किया, और भारत को समझने का की वह दृष्टि दी जो इनके पहले सिर्फ नेहरू के पास थी। और नेहरू ने इतनी पदयात्रा नहीं की थी, लेकिन नेहरू का ज्ञान बहुत उच्च स्तर का था। तो जिस तरह से उन्होंने भारत के खोज में, जिस तरह से इतिहास के विद्यार्थी थे और उन्होंने इतिहास भारत को अपनी तरह से खोजा था, वो एक अलग काम था, वो एकेडमिक ज़्यादा था उसमें वो था। और इन्होंने उस तरह से इन्होंने पाँव पैदल चलकर भारत को देखा है और खोजा है। और मैं तो आपको मुझे लगता है कि 14 के शुरू में ही या 13 के अंत में मैंने एक कविता लिखी थी, लोकतंत्र का राजकुमार, जिस पर मैंने राहुल गांधी पर व्यंग किया था। मैं कभी भी राहुल को अच्छा नहीं मानता, लेकिन इस पदयात्रा में राहुल जिस तरह से बदले हैं वो एक आशा की किरण की तरह दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से विरोध उनका बाहर से ही नहीं है, कांग्रेस के भीतर भी है। क्योंकि जो वैचारिक बदलाव, जो वैचारिक बड़ा अंतरण आया है राहुल गांधी में, वो सभी कांग्रेसियों को स्वीकार भी नहीं है। हाँ, वो तो है, कई छोड़ के जो भाग रहे हैं लोग, इसलिए भाग, किसी को सनातन की चिंता हो रही है, किसी को किसी चीज़ की चिंता हो रही है। तो ये एक बड़ी चुनौती है, दोनों तरफ से चुनौती राहुल गांधी झेल रहे हैं, पार्टी के भीतर से भी, तो इंडिया गठबंधन के भीतर से भी, और सत्ता की ओर से तो है। लेकिन इस सब के बाद वही
इसी से तो व्यक्तित्व तो निखरता है। इसमें दिनकर याद आते हैं ना, पीसा जाता जब इक्षुदन बहती रस की धारा अखंड में हरी जब सहती है प्रहार बनती ललाओं का श्रृंगार। मतलब यह है कि जब एक गन्ने को जब आप पेड़ते हैं तो रस निकलता है, रस की धारा तब बहती है। उसी तरह से मेहंदी को जब आप सील को रगड़ के पीसते हैं तब वो फिर श्रृंगार हाथ में लगाने की चीज़ बनती। तो उस तरह से इस तरह की प्रक्रिया से एक विकास हुआ है राहुल गांधी का। और दूसरी बात, राहुल गांधी का भी महत्व नहीं है, इस बार जनता लड़ रही है। ये चुनाव विपक्ष बनाम सत्ता नहीं है, जनता बनाम सत्ता है। जनता उठ गई है, यहाँ तक कि जो जनता इनको वोट करती है और करेगी भी, जिसके अपने कमिटमेंट्स हैं, जिसके अपने जातीय स्वार्थ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण इनके साथ रहेगी, वो भी आधे मन से साथ है, वो भी बूथ पर नहीं जा रहे। हाँ, वो तो जो जिस तरह से परसेंटेज गिरा है वो तो साफ दिख रहा है। वो ये इनका ये हो गया है। और ये इसीलिए हुआ है कि इतना झूठ कैसे पचे किसी को। मंगलसूत्र दे दो, मंगलसूत्र तो 40-50 पुलवामा के जो हमारे वीर सिपाही माने हैं, उनका मंगलसूत्र, उनकी विधवाओं, शहीदों की विधवाओं के मंगलसूत्र कहाँ गए, किसने उसको लूटा? और लूटा सो लूटा क्या हुआ? कम से कम हल्की सी वापसी तो हो सकती थी कि आप एक जांच करके बता देते कि कैसे हुआ था। जब आदमी मारा जाता है तो दुख के साथ साथ उसके परिवार के मन में एक गुस्सा भी होता है कि मारने वाले को सजा मिले। आपने तो मारने वाले को सजा ही नहीं दी, क्योंकि मारने वाले को आइडेंटिफाई ही नहीं किया। आपने क्या किया जा करके आप सर्जिकल स्ट्राइक करके आए, उसमें कोई आदमी मरा कि कितने मरे कि न मरे, क्या हुआ, ये अलग बात है। वो आपकी अपनी राजनीतिक लड़ाई हो सकती है सीमाओं की, लेकिन वास्तविक रूप से कौन दोषी था, उस दोषी की पहचान करने का काम जब आप करते और उसको न्याय संगठन से सजा दिलाते तो वो होता उन शहीदों के प्रति न्याय। लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ, कोई पूछता भी नहीं। हमें तो लग रहा है कि इंडिया वाले भी नहीं पूछते हैं कि भाई अब तो 5 साल हो गए, वो रिपोर्ट कहाँ है? अभी तो कोई सवाल भी नहीं उठा रहा ना। सवाल तो कम से कम उठना चाहिए। अच्छा, राजनीतिक चर्चा तो हम लोगों ने अभी की और काफ़ी हद तक हम लोगों ने तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश की। अब हम थोड़ा सा अपने साहित्य पे आते हैं। साहित्य के क्षेत्र में जो पिछले 10 सालों में लेखकों का जो रुझान जिस तरह से बदला, जो बदलाव देखने को मिला, और रचनात्मक तौर पर जिस तरह से मोदी की सरकार का असर दिखाई पड़ा, ये बहुत दुखद है। देखिए, एक तो पूरे मध्य वर्ग के कैरेक्टर को समझिए। मध्य वर्ग जो होता है ना, एक तो भारत मध्य वर्ग की एक ऐतिहासिक भूमिका है दुनिया में, आधुनिकता में, जागरण लाने में, आधुनिकता लाने में, समाज के विकास विस्तार। भारत में नहीं रहा, क्योंकि भारत का मध्य वर्ग अपने क्लासिकल फॉर्म में कभी मध्य वर्ग नहीं था, क्योंकि वो जाति से कभी मुक्ति नहीं हुआ। तो मध्य वर्ग कैसे हुआ? जाति के आप यहाँ जो अच्छे खासे शहरों में हमारे आपके बीच रहने वाले जो लोग हैं, उनके काम को देखिए और वो देखिए कि उनके भीतर से क्या जातिवाद समाप्त हुआ है। तो जब नहीं समाप्त हुआ है तो आप कहाँ मध्य वर्ग हैं? आप फ्यूडल हैं, क्योंकि जाति तो सामंतवाद की संस्था है ना, वो तो पूंजीवाद की संस्था भी नहीं है। अब तो पेटी बुर्जुआ भी नहीं है, आप पूरी तरह फ्यूडल है। तो एक तो वो रूप बना रहा है, क्लासिकल रूप बना ही नहीं। लेकिन वैचारिक संघर्ष के बाद एक बड़ा हिस्सा वामपंथी प्रभाव में ऐसा बना था जो जाति और वगैरह से मुक्त होकर कम से कम लेखन में सृजनात्मक कर रहा था। लेकिन उसमें भी एक बड़ा हिस्सा अवसरवाद के साथ था। वाम कई कारणों से ध्वस्त हुआ, उस पर अलग विषय है, उस पर विस्तार से बात करने का शायद अभी समय ना हुआ, बाद में मिले तो बात करेंगे। लेकिन एक बात उसके साथ ये होता चला गया कि अभी भी वो ताकतवर है, वो विचारधारा अभी भी। डर तो सत्ता को संस्कृति के क्षेत्र में उसी विचारधारा से है, इसलिए सबसे ज़्यादा उसी पर टूटते हैं, बाकी पर तो करते नहीं। और लेखक भी वही है। लेकिन यह जरूर हुआ है कि पिछले 10 वर्षों में शुरू में एक हिस्सा आ गया था, तो वो आ गया तो आ गया। नकली लोग थे पहले भी, पहले से ही वो जातिवादी थे, पहले से ही वो ब्राह्मणवादी थे भीतर से, हृदय से। लेकिन
उनको लगता था कि साहित्य में रहना है तो थोड़ा सा प्रगतिशील, थोड़ा जाति निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष जैसा कुछ अपना चेहरा दिखाना हो। तो उन लोगों को तो अवसर मिला तो चले गए। कुछ लोग धीरे धीरे एक फेज में जाएंगे। और दिक्कत ये हुई थी कि वाम का भी एक हिस्सा ऐसा था, 71 के बाद से एक परिस्थिति, 71 के पहले लोग संघर्ष करते थे। 71 में जो सीपीआई और कांग्रेस की एकता बनी राष्ट्रीय स्तर पर, उस बाद से वाम की निर्भरता सत्ता पर बढ़ गई, वाम के कुछ लेखकों की भी। तो वो सत्ता के बगैर बहुत दिन नहीं रह सकते। तो 5 साल तो लड़ा कि भाई हम सत्ता के विरुद्ध बोल रहे थे, अब लगा कि अभी नहीं जा रहा है तो थोड़ा सा चुप हो जाओ, कुछ समझौता कर लो, कुछ चीज़ें कहाँ से प्राप्त करो, यही होगा। तो ऐसे लोग हैं जो वामपंथी लेखक संगठनों में हैं, और हमें सूचना मिलती है कुछ झंडे वाला भी करते हैं। सोचिए, तो जो स्थिति बनी है, तो ये बनी है, तो ये जो मध्यवर्गीय अवसरवाद है ना, निकृष्ट मध्यवर्गीय अवसरवाद से लेखक समुदाय का भी एक बड़ा हिस्सा नहीं बचा हुआ है। लेकिन जितना थोड़ा बचेगा वही बचेगा, जो बचेगा इससे वही रचेगा। और निश्चित रूप से वो कहा जाता है कि जो रचेगा वही बचेगा। तो कोरोना के बाद तो हम कहने लगे कि जो बचेगा वही रचेगा। तो बचना दोनों अर्थ में, जीवन के अर्थ में भी और सत्ता के संक्रमण से बचने का। तो बचेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो ये दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें बढ़ेंगी अगर इस बार फिर से मोदी जी सत्ता में वापस आते हैं, तो और बड़ा हिस्सा जाएगा। तो ये हमला दूसरों पर करेंगे। ऐसे लोग हैं जो क्रांतिकारी दिखाई देते हैं, ऐसा कि लगता है कि अब पता नहीं क्या कर देंगे, अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन भीतर से कैसे छोटे छोटे समझौते किए जाएं, वो रास्ते बनाए करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, क्या करेंगे आप। हमें संस्थाएं चल रही है, अच्छा कई लेयर होते हैं उसके, कि चालाकियों के भी अपने कई लेयर। अब मान लीजिए एक आदमी जो बहुत एक बड़ी संस्था चला रहा है और पैसा और साधन सब लगा के सेकुलरिज्म के पक्ष में काम कर रहा है, बोल रहा है, और इस सरकार का, इसकी सांप्रदायिक नीतियों का, इसके धर्मवाद का विरोध कर रहा है, और जो संस्था उसका है, उस संस्था में उसका जो सेक्रेटरी है वो भक्त है मोदी जी, उस संस्था में उसका जो दूसरे नंबर का अधिकारी है वो भक्त है मोदी जी का। तो कैसे चल रहा है। आप उसे तो हटा नहीं पा रहे हैं, अब दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं दुनिया में, तो क्यों नहीं हटा पा रहे हैं। क्या वो सक्षम नहीं है? ऐसा नहीं है, वो चालाकी है। हमें वो चीज़ें भी बनाए रखनी। ये सारी चीज़ें आपको अंदर से बहुत झकझोरती होंगी लगातार, जाहिर सी बात बहुत है। दुखद चीज़ें हैं। तो ये जो आपके अंदर की बेचैनी है, वो पिछले कुछ समय तक तो चलिए आपने जो अपनी निजी स्थितियां थीं उसकी वजह से कुछ रच नहीं पाए, लेकिन अभी हाल फिलहाल के दिनों में आपने जो कुछ लिखा, जाहिर सी बात है कि उसमें कहीं ना कहीं इसकी झलक और ये बेचैनी निश्चित रूप से सामने आई होगी। कुछ आई है, कुछ आएगी, धीरे धीरे चीज़ों का है। वो गद्य में तो लिख ही रहा हूँ मैं, वो कॉलम में अभी हमने कई सवाल उठाए पाखे में जो लिखता हूँ। जब सनातन का आता है तो सनातन क्या है भाई, हम हिंदू हैं, हिंदू जैसे हम अपने को कहते हैं। मैं तो व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं हूँ, मैं था, लेकिन फिर मैं नहीं हूँ, मेरा परिवार है, वो सब हिंदू। तो हिंदू का मतलब ये होता है कि हमारी सनातन यानी जो प्राचीन धर्म है, जो परंपरा है, उसमें जो नए सुधार हुए हैं, जो परिवर्तन आया है, उसका जो मानवीय स्वरूप बना है, चेहरा बना है, हम उसके साथ हैं। सनातनी होने का मतलब होता है कि हम इन सब का निषेध करके वहाँ हैं जिस स्थिति का वर्णन मनुस्मृति में। तो ये एक तरफ ये चिल्लाते हैं और लोगों को खोल कर समझा नहीं पाते। उद्देश्य क्या है? सनातनी तो वही होगा। अशोक हम सनातनी हैं, सनातन का मैं करता हूँ विरोध, क्योंकि सनातनी तो वह होगा जो शूद्रों का स्पर्श नहीं करेगा। सनातनी तो वह होगा जो कभी शूद्र को अपने सामने से गुजरने नहीं देगा, कुर्सी पर बैठने नहीं देगा। यह सनातन के विचार है ना, ये तो लिखित विचार है मनुस्मृति के। अगर शूद्र और स्त्री दोनों का है, अगर वेद मंत्र को सुन ले तो उसके कान में रांग आया, शीशा जिसको कहते हैं, शीशा ग्लास नहीं, लेड वाला, उसको पिघला के डाल देना चाहिए। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो सनातनी तो यही करेगा ना। तो एक विवेकशील समाज जो बना सनातन के विरुद्ध दक्षिण में बना, पेरियार जिसके नेता थे, और पेरियार की विचारधारा से चलने वाले लोग जो रहे हैं,
उसमें से एक आदमी ने लेखकों के संगठन में ये कहा कि ये सनातन वायरस की तरह है, तो ये लोग इस पर कूद पड़े। वो लगा कि जैसे अनर्थ हो गया इनका, लेकिन क्या अनर्थ हो गया भाई बताओ। मैं नहीं तो सनातनी, और सनातनी होऊंगा अगर तो मैं शूद्रों को बैठने नहीं दूंगा अपने सामने, शूद्रों को बैठने नहीं दूंगा। तो क्या यह किया जाए? तो ये जो विचारधारात्मक टकराव या जो अंतर्विरोध या बाकी जो आज की सच्चाई है, उस पर हाल फिलहाल में अभी आपने कुछ लिखा कविता के तौर पर? कविता के साथ दिक्कत यह है कि कविता एक प्रक्रिया पे मैं कर रहा हूँ, तो कविताएं तो ऐसी बहुत लिखी है मैंने पहले ही, इसके पहले, अरे एकदम लेटेस्ट में नहीं, तो पहले लिखी है, उसमें सारी चीज़ें हैं। तो जो है लगातार लिखते रहे, तो जो है अब उसी को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। कविता में भी अब हमें कुछ और मतलब वो चीज़ें जितना प्रभाव डाल सकती थी डाल सकी होगी, न डाल सकी होगी तो डालेगी, और नहीं तो कुछ और लिख देने से, मात्रा बढ़ाने से गुणवत्ता नहीं बढ़ती है ना, वो तो कुछ नहीं बढ़ रहा, तो वो तो नहीं बढ़। लेकिन हमें देखना अब ये पड़ेगा कि कविता में कि कैसे हम इसमें कुछ ऐसे पक्ष को लाएं कि जिसमें ये सब जो समस्याएं हैं, जीवन की समस्याएं हैं, वो बिल्कुल उजागर हो, इस तरह से उजागर हो कि बहुत कम शब्दों में कहने पर भी इस सरकार की जो क्रूरता है, मानवीयता है, इस सत्ता की तमाम चीज़ों के, धर्म का जो ये सब खेल है, ये सब उजागर हो जाए। तो कुछ सूत्रों में चीज़ें कहने की कोशिश तो अभी मैं कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो, लेकिन वो जब आप कहेंगे कि उस तरह की कविताएँ हमने लिखी, जुनैद जैसी कविता, या फिर लोकतंत्र जो है वो इसी पर कविता, भी ये खरीदारी शुरू नहीं हुई थी तभी हमने लिखी थी। बिकता सब कुछ है, खरीदने का सलीका आना चाहिए, यही से शुरू होती है कविता। पिछली बार मैंने ये सारी कविताएं पढ़ी है, तो वो उस तरह से, तो अब हो तो वही रहा है और ज़्यादा। जब वो तब लिखने का मज़ा था जब वो उस तरह से नहीं हो रहा था, लेकिन हमारे साथ तो होता है, हम जो कहते, मैंने 18 में एक पोस्ट लिखा था, इस बार जीते तो लोकतंत्र खत्म। 19 के बारे में हुआ, 19 में आए तो लोकतंत्र की क्या हालत है देखिए ना आप। अभी सिर्फ लोकतंत्र से चला, लेकिन मैंने उस समय लिखा था 24 में जीते तो देश खत्म। और लोग कहेगा कि आप इतना अर्थ कर रहे हैं, तो दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट को जिस तरह से, नॉर्थ ईस्ट की जनजातियों को अलगाव में आपने डाला है अमानवीय व्यवहार करके, उसका क्या असर हो रहा है। पूरे दक्षिण भारत के साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, सनातन चिल्लाकर उनके विवेकशील चिंतन का आप मजाक उड़ा रहे हैं, और सिर्फ संख्या बल पर, चूंकि आपके पास संख्या अधिक है तो आप सत्ता बना लेंगे। अब इस बार मैंने कॉलम में यही लिखा कि मान लीजिए आपकी सरकार बन जाती है, लेकिन साथ साथ यह भी होगा कि दक्षिण में आपकी सीटें कुछ और कम हो जाएगी। जो 2 राज्यों में थी, तेलंगाना में भी मुश्किल है कि 1 आध सीट आए तो आए, और कर्नाटक में भी कम हो जाएगी, और बाकी है नहीं कहीं। पूर्वोत्तर में आपकी सीटें खत्म हो जाएंगी, त्रिपुरा में कुछ रह जाए, मणिपुर का मैत्रेयी इलाके में चूँकि हो जाए, लेकिन जब जो जनजातीय इलाके वहाँ के हैं, वहाँ से आप कुछ भी, आप चुनाव प्रचार में नहीं जा पा रहे हैं तो क्या जीतेंगे। तो क्या होगा कि एक ऐसी सरकार बनेगी जिसमें इतने सारे क्षेत्र का कोई प्रतिनिधित्व तो ही नहीं होगा, और नकली प्रतिनिधित्व होगा। और पहले भी क्या था, इनके कुल मिला के 3.5 कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो तेलंगाना वाले थे वो आधे उसमें कैबिनेट में बने, नहीं तो पहले वो स्टेट मिनिस्टर थे, तो पहले 3 इनके दक्षिण भारतीय कैबिनेट मिनिस्टर रहे, जिसमें सिर्फ एक कर्नाटक में इनको सीटें मिली थी, तो सिर्फ एक कर्नाटक से आया था वो, कौन, जो प्रहलाद जोशी है क्या, जो है मंत्री हैं जो, और बाकी निर्मला सीतारमण और पी शिवशंकर, ये लोग क्या वहाँ के नेता हैं? दक्षिण भारतीय हैं, लेकिन क्या वहाँ के जो नेता हैं, क्या वहाँ की जनता की आकांक्षाओं को ये रिप्रेजेंट करते हैं? ये तो संसद ही में नहीं है, राज्यसभा में भी कहाँ से आते हैं शिवशंकर? गुजरात से। तो अगर आप मंत्री बनाएंगे भी तो ऐसे ही बनाएंगे ना, वहाँ की जनाकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व देने वाला जो सांसद होगा वो तो मंत्री बनेगा नहीं, क्योंकि वो आपकी पार्टी में होगा नहीं। तो एक ऐसी सरकार बनेगी जिसमें भारत का एक बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से पूर्वी और दक्षिणी, और देखिए कि शायद ये भी हो जाए, पंजाब और जम्मू कश्मीर भी, पंजाब में भी सीट नहीं होगी तो कोई एक डुप्लीकेट मंत्री कहीं से बना देंगे आप,
जम्मू में भी लग रहा है कि इस बार वो जितेंद्र सिंह हारेंगे, तो वहाँ से भी खत्म। तो अब आप बनाएंगे, मंत्री लोग बनाएंगे, लेकिन उनको बनाएंगे जो नेता नहीं होंगे, राज्यसभा से लाके कहीं से लाके। हाँ, तो मतलब कुल मिला के स्थिति ये होगी कि सरकार अब जैसे तो एक ऐसी सरकार बनेगी जी। जिसमें भारत के एक बड़े हिस्से का कोई वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं होगा। ऐसी स्थिति में देश की एकता को बचाए रखना कितना दुष्कर होगा, यह देखिए। भारत की एकता इसके फेडरलिज्म में है, इसका जो संघवाद है इसमें इसकी एकता है, जिसमें हर तबका समाज का, हर क्षेत्र का, हर जाति धर्म का आदमी अपना प्रतिनिधित्व देखता है। जब इसे रिड्यूस कर देंगे आप ना, तो वो एलियनेशन हो जाएगा। वो मानेगा कि हमारा देश ही नहीं है, हमारी ये सरकार ही नहीं है, कौन लोग सत्ता में चला रहे हैं जिनसे हमारा कुछ लेना देना ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में देश कैसे बचेगा? इसलिए इनका जाना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि विपक्ष है जरूरी, इनका इसलिए ज़रूरी है कि ये भारत के समाज के सभी वर्गों का सही प्रतिनिधित्व तो नहीं दे सकते हैं। सिर्फ मुसलमान का मसला नहीं है, ये दक्षिण भारतीयों का भी मसला है, ये पूर्वोत्तर का भी मसला है। पूर्वोत्तर की जितनी जनजातियां हैं, कुकी है, नगा है, और तमाम इन जनजातियों में तो एक अपना कॉन्ट्रोडिक्शन भी रहा है ना, अपनी लड़ाइयाँ होती रही। आपने इतना पीड़ित किया तो एक अच्छी बात ये हुई कि उनकी अपनी एकता बन गई। अब आपको बताएं कि क्या होता था। ये कुकी और नगा ग्रेटर नागालैंड की बात करते हैं, नागालैंड के इलाके को, मणिपुर के कुछ इलाके को, कुकी इलाके को लेकर के बड़े नागालैंड का एक आंदोलन हुआ, तो कुकियों ने इसका विरोध किया, क्योंकि उसमें वो भी है ना, नगा से ज़्यादा वो है। तो कुकी और नगा में आपस में टकराहट हुई थी, मारपीट लड़ाई वड़ाई भी हुई थी, तो एक दूसरे इलाके में जाते नहीं। अब हालत ये है कि मणिपुर का कुकी समाज का कोई आदमी अगर अपने मणिपुर जाना चाहता है तो वो नीचे से जा ही नहीं सकता है। मैत्रेय इलाका है घाटी में, ऊपर कुकी है, तो वो नागालैंड से ऊपर जाता है, इन लोगों के सहयोग से ऊपर जाता है। तो इस तरह से एकता भी बन गई नगा और कुकियों की। नगाओं के सहयोग और समर्थन से ही कुकी लोग अपनी भूमि पर जा पाते हैं और आ पाते हैं, ये परिस्थिति बनी। तो होता क्या है कि जब आप इस तरह से समाज को अलगाव में डालते हैं तो उसकी एक एकता भी बनती है, तो बनी है, लेकिन ये सारे लोग करेंगे क्या? आपको 6 जिले में एक वोट नहीं डाला गया, तो फिर ये मामूली घटना है। लोग तो आप बहुमत देख लेते हैं। तो निश्चित रूप से अभी देखिए, ये विषय ऐसा है कि इस पे हम काफ़ी लंबी घंटों बातचीत कर सकते हैं और चीज़ें बहुत इतने एंगल से सामने आएंगी कि लगेगा कि पिछले 10 सालों में देश कितना पीछे चला है। ये इसको आप मामूली घटना मानते हैं कि 6 ऐसे जिले हैं जिसमें एक भी वोट नहीं डाला गया? नहीं, तो भारत का हिस्सा है ना वो। बिल्कुल। आपने धारा 370 हटाया, खैर वो उसको बिना उदंडता और औपचारिक उदंडता के बगैर ही धीरे धीरे कांग्रेस ने अप्रासंगिक तो कर ही दिया था, उसको कुछ रहा नहीं है, लेकिन फिर भी आपने हटाया, ठीक है। और आपने बांटा, आपने लद्दाख को अलग किया, लेकिन लद्दाख को क्या दिया है? जो लोग आपके साथ थे लद्दाख अलग में से, उनको अनशन करना हो, क्यों बैठ रहे हैं अनशन पर? ऐसा क्या हुआ? सोचने की बात है। तो ये जो समस्याएं हैं जनजातीय समाज की, जिस समस्याओं को समझने के लिए आप तैयार नहीं हैं, उनसे संवाद नहीं बनाने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री एक बार गए नहीं मणिपुर, वहाँ के दुख दर्द को समझने के लिए। तो ऐसे देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो जो एक बड़े हिस्से के सुख दुख को इस तरह भूल जाए कि उसका कोई मतलब ही नहीं रहे, तो देश कैसे बचेगा? देश सिर्फ अडानी से बचेगा और सेल कंपनियां बना करके उसे पैसे देकर, और जो पूरा खेल है क्रोनी कैपिटलिज्म का जो पूरा खेल चल रहा है। तो कांग्रेस इसी की जांच कराने की बात करती है, करानी भी चाहिए। बल्कि भाजपा की भी सरकार अगर आ जाए गिरोह से अलग, तो उसको भी ये जांच करानी चाहिए देश हित में। अगर उनमें देश का कुछ भाव है, अगर बचा है कुछ, तो करना चाहिए। तो ये स्थिति है। चलिए देखते हैं आने वाले वक्त और रह गई बात लेखकों की, तो क्या कहिएगा, बहुत कम लोग लेखक के साथ दिक्कत होता है कि वो प्रतिबद्धता कीमत तो मांगती है हर चीज़ लेखक के साथ नहीं, और लेखक हमेशा उसकी
प्रतिबद्धता की कीमत नहीं देना चाहता है, वो कीमत में प्रसिद्धि पाना चाहता है। हम प्रसिद्धि पा के, प्रतिबद्धता हमारी इतनी ही है कि इससे हमें प्रसिद्धि मिल जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये है। और बुरी चीज़ों को सराहने की प्रवृत्ति, ये सब कुप्रवृत्तियाँ छोटी छोटी पहले से भी रही है लोगों को। जब संकट होता है ना, जैसे होता क्या है कि एक आदमी है, मैं हूँ मान लीजिए कि अब थोड़ा बूढ़ा होने लगा, तो जब पहले कम उम्र का था थोड़ा, तो तब भी कोई बीमारी तो थी ही, मेरा पेट गड़बड़ रहता था, मेरे पेट में कुछ छोटी छोटी चीज़, मेरे दांत में कुछ मालिया दर्द हुआ, तो ये बहुत सामान्य था, ठीक हो जाता, क्योंकि उम्र है तो वो शरीर इसको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो शरीर का नियंत्रण घटता है, तो वो चीज़ें बहुत तेज़ी से दिखाई देने लगती। वही हालत है लेखक संगठन में। जैसे जैसे कमज़ोर हुआ है तो इसकी जो वास्तविक कमजोरियां हैं वो थी पहले भी, लेकिन अब वो ज़्यादा खुलकर सामने दिखने लगी। छोटी छोटी आकांक्षाएँ बन गई हैं, छोटे छोटे तालमेल बन गए हैं। अच्छा, खराब लेखन का कोई विकल्प नहीं है, उसको चलाते रहना है। अच्छा कैसे लिखे इसकी चिंता नहीं करनी है, चिंता ये करनी है कि हम खराब ही लिखते तो क्या है, तुम भी खराब लिखते हो, हम खराब, तुम मुझको कहो कि बड़े लेखक, मैं तुमको कहूँगा कि बड़ा लेखक। ये खूब चल रहा है। खूब सारे आयोजन ऐसे लोग कर रहे हैं जिनकी खुद राइटिंग औसत से नीचे की है, तो वो प्रमोट हमेशा उसी को करते हैं जो औसत से नीचे का लिखता है। अच्छे लेखन को वो कभी नहीं करते, वो नहीं करते। ये चीज़ें पहले भी थी, लेकिन ये पहले कम थी। अब ये परिस्थिति ऐसी आई तो ये चीज़ें दिखाई। ऐसा नहीं कि प्रवृत्ति रूप, बीज रूप में ये सारी जितने दुर्गुण अभी आपको दिखाई दे रहे हैं लेखक में, मध्य वर्ग से आए लेखक में, बीज रूप में वो सारे दुर्गुण थे उनमें, अब वो ज़्यादा दिखने लगे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि समाज के उस तबके से भी लेखक आने लगे हैं जो संकटग्रस्त तबका है। पहली बार बड़ी संख्या में हिंदी में मुसलमान लेखक आ रहे हैं। उर्दू की अलग एक दुनिया थी, वो अलग सिमती छोटी इश्क हुस्न वाली दुनिया रही है, वो आ रहे हैं जो क्राइसिस से और समय के संकट से टकरा रहे हैं सीधे सीधे। पहली बार बड़ी संख्या में आदिवासी आ रहे हैं। दलित तो पहले से आ गए थे, थोड़ा उनका तो उनमें तो वो सब मध्य वर्ग वाला भी अब आ गया जो थोड़े हिस्से में, लेकिन फिर भी दलित बड़ी संख्या में उससे बाहर नए भी आ रहे हैं। स्त्रियाँ आ गई, स्त्रियाँ भी चूँकि मध्य वर्ग से आती हैं तो उसमें भी वैसे मिल जाएंगे आपको, लेकिन उससे अलग भी स्त्रियाँ। तो ये स्त्री, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज से जो लेखक आ रहे हैं, नए नए आ रहे हैं, वो जो हैं उनके यहाँ मामला विचारधारा का नहीं है। विचारधारा का पक्ष कमज़ोर भी हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अस्मिता विमर्श जो है वो सबसे विश्वसनीय प्रतिरोध है सत्ता का, क्योंकि उस संकट है ना, वो कुछ नहीं जानता है। एक मुसलमान अगर एक युवा कवि है मान लीजिए, तो ठीक है, मैं जानता हूँ कि वो मार्क्सिस्ट ना हो, कोई बहुत विचारधारा उसके पास हो ना हो, लेकिन उसको पता ये है कि हम उस समाज से आते हैं जो इस सत्ता में सताया हुआ समाज है। ये तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो उसके अपने अनुभव का हिस्सा है। तो वो जो नए अनुभव आ रहे हैं, क्राइसिस, संकटग्रस्त समाज से रचनाकार जो आ रहे हैं, तो संकट के नए अनुभवों के साथ आ रहे हैं। तो ये एक उम्मीद की किरण तो है, इसलिए रचनाशीलता खत्म नहीं हुई है, वो काफ़ी दिखाई दे रही है और कई स्तर पर वो दिख भी रही है, वो है। लेकिन जो पुराने लेखक रहे हैं और संकटग्रस्त समाज नहीं है, जहाँ जरा सा चौपाई पढ़ के खिसक जाने से आप उस पक्ष में भी खड़ा हो जा सकते हैं। पंडित जी तो आप हैं ही हैं, और बस थोड़ा सा सीधे सीधे जय श्री राम नहीं कहेंगे तो तुलसीदास का, तुलसीदास तो कोई वैसे नहीं थे, उन्हीं के नाम पर आके कुछ ऐसी चीज़ें लिख लेंगे, कुछ कर लेंगे, निराला ही को कोट कर देंगे, क्योंकि निराला बिल्कुल अलग है। लेकिन जब आप कोट करेंगे ना, हो ही रहा है ना, राम की शक्ति पूजा का मेंशन है, तमाम चीज़ें हैं। तो ज़रा सा ये सब वो बॉर्डर लाइन होता है ना कि ज़रा सा पाँव इधर खिसका देने की जरूरत है, और फिर अगर लगा कि नहीं परिस्थितियाँ इधर अच्छी हो रही है तो हम खींच भी लेंगे वहाँ से पाँव, तब तक थोड़ा डाल के इसको आइडेंटिफाई करें अस्मिता और जाति और वर्ग के हिसाब से। तो कहें कि जो सवर्ण मध्य वर्ग है उसी का लटका है। जो क्राइसिस वाला मध्य वर्ग है ना, जिनकी चर्चा हमने की है, वो तो मजबूर है, वो बहुत, उसको ज्ञान हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो संकट है, तो संकट है तो वो फिर
उसके खिलाफ खड़ा ही होगा। जिसके पैर में दर्द हो रहा है वो तो रोएगा ना, तो चिल्लाएगा भैया, पैर को दबाएगा अपना कि भाई यहाँ पर दर्द हो रहा है, तो हो रहा है। जिसको नहीं हो रहा है उसको दूसरे के दर्द को महसूस करने की संवेदनशीलता वो कम हो सकती है, वो ख़त्म हो सकती है, वो खंडित हो सकती है। सबसे बड़ा संकट यही है इस समय हमारे समाज में। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये संकट दूर होगा और जल्दी से जल्दी हाँ, दूर मैं वही होगा। कह रहा था कि इसको आखिरी बात के रूप में कहिए कि सबसे बड़ा संकट ये है कि एक ऐसा समाज है, हमारा ही समाज में वैश्विक स्तर पर हुआ है अब ये, जहाँ संवेदना खंडित हो रही है। साहित्य का काम संवेदना का विस्तार होता है, तो ऐसे समाज में जहाँ संवेदना ही खंडित हो रही हो, उसका विस्तार कैसे संभव है? दुनिया भर में देखिए, आज बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स आपको मिलेंगे जो ये कहते थे यूक्रेन पर रूस का हमला तो बहुत नाजायज़ है, बहुत गलत है, मालूम है, लेकिन इसराइल ने जो हमला किया है गजा पर, वो तो ठीक है, ये लोग तो बहुत वो है, आतंकवादी है, इसलिए हमला मनुष्य पर हमला है। मारा तो हमेशा निर्दोष आदमी जाता है, बल्कि रूस तो थोड़ा देख कर भी मारता है कि एस्टेब्लिशमेंट को ध्वस्त करे। ये तो सीधे सीधे लोगों को पकड़ के मार रहे हैं, हत्याएँ करके। लेकिन आप की सारी संवेदना यहाँ रुक जाती है। अब एक मुसलमान मारा जाता है, अगर उसके पक्ष में कुछ बोलिए तो कहेगा क्या, इतने हिंदू मारे गए तब आप कहाँ थे? मैं कहाँ था तो आप कहाँ थे? आप उस समय बोलते ना। हैं? मारा जाए चाहे हिंदू या मुसलमान, मारा गया है मनुष्य, ये गलत है और ये हमारे लिए दुख और करुणा का विषय यह है। तो हमारे लिए करुणा का विषय यह होना चाहिए कि स्त्रियों से बलात्कार हुए। हमारे लिए करुणा का विषय यह होना चाहिए कि वंचित समाज, दलितों को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा है, दुख है, ये होना चाहिए। लेकिन आप द्रवित होते हैं किस चीज़ पर? पहले उसकी जाति, उसका एफिलिएशन देख लेते हैं कि हमारे साथ है कि नहीं, हम कुछ हमारे कम्बिनेशन में सूट करता है कि नहीं, तब आप द्रवित होते हैं। ऐसा लेखक नहीं होता है। लेखक का मतलब ही होता है कि करुणा तो करुणा है और तमाम चीज़ों पर। और चलिए, लेकिन ये बातचीत अच्छी रही काफ़ी, और जाहिर सी बात है कि अभी आने वाले वक्त में हम फिर बैठेंगे और लंबी लंबी बातचीत करेंगे तमाम विषयों पर। तभी कुछ कविताएं भी पढ़ूंगा। हाँ। मैं कविताएं कुछ फाइनल कर रहा था, तो रफ में है, तो वो सब कर नहीं पाया। नहीं, कोई बात नहीं। तो अगली बार हम सिर्फ और सिर्फ साहित्य पे चर्चा करेंगे और कविताओं पे खास तौर से बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत विस्तार से चीज़ों को आपको समझाया। भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने समय निकाला। और आप जब आते हैं तो एक आत्मीयता भी मिलती है। मतलब ये सिर्फ रिकॉर्डिंग तो एक औपचारिकता है, लेकिन आत्मीयता